हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोग डिस्कस करें। कौन सा बुक अभी डिस्कस करें? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस करें। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें फरवरी 2022 तक जितने भी पेपर हुए उस सबके क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं और ये थोड़ा और अच्छे से दिया है। अच्छे से मतलब क्या? देखो, जो पुराना वर्जन था ना इंग्लिश का या किसी भी हिंदी का, तो उसमें 2022 से पहले पहले वाले में क्या दिया होता था, एक साथ ही सारा क्वेश्चन दिया रहता है। एक चैप्टर उठाया उसका सारा क्वेश्चन एक साथ दे दिया। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जो आसान क्वेश्चन है या आसान यानी यूपीएससी के अलावे जिस एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपीएससी या यूपी पीसीएस में, उसके अलावे जितने भी पेपर होते हैं ना सब एक साथ। और जो टफ़ वाले पेपर होते हैं, जो यूपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं वो लेते हैं, या यूपी पीसीएस या कोई और भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट का, तो उसका एक अलग ही सेक्शन बना देते हैं। तो ये जो आज हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर हम करेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का 2 पार्ट आपको मिलेगा। टोटल 60 क्वेश्चन है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन है। जो पार्ट 2 है ना थोड़ा सा टफ है और पार्ट 1 आसान है। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे पार्ट 1, बाकी एग्ज़ाम वाले पार्ट 1 ही देखें। यूपीएससी या यूपी पीसीएस या कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ही पार्ट 2 देखना, क्योंकि उसमें स्टेट एंड वेस्ट क्वेश्चन आते हैं कई सारे। कौन सा चैप्टर हम करने वाले हैं? ये है चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट आर कॉल्ड। ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट को किसको बोलते हैं? देखो, ह्यूमन, सबसे पहले समझो पॉल्यूटेंट क्या होता है। देखो, नेचर में कोई भी बदलाव आएगा, और बदलाव किस वजह से आएगा? बहुत सारे कारण हैं बदलाव के। उसके जैसे ह्यूमन हो सकता है, नेचर भी हो सकता है। तो बदलाव सडन अगर कोई बदलाव आता है तो उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। डी करेक्ट है। एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं हम किसको? ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट को। एंटीबायोटिक्स तो उसको बोलते हैं ना जो बैक्टीरिया को मारता है। हम लोग नहीं एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम यही है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। देखो, पॉल्यूटेंट 2 टाइप का होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से वो इन्वायरमेंट में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं एक ऐसा चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, वो छोटा सा टुकड़ा में सिंपल फॉर्म में टूट जाए और वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान भी ना करे, मतलब नुकसान लगभग ना के बराबर करे। क्या मर्क्यूरी ये सब प्लास्टिक कभी ख़त्म होता है? नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इनको ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह सब ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन जो सीवेज होते हैं या जो घर के वेस्ट होते हैं, खाने के वेस्ट होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। और जो इन्वायरमेंट में हमेशा के लिए रह जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लांट। तो आंसर इज बी। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंबसन ऑफ कोल अगर जलेगा, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा तो धुआं निकलेगा। तो कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे? वाटर, लैंड, एयर या नॉइज? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे एयर पॉल्यूशन। देखो, अगर कोल जलेगा तो उसके राख से थोड़े थोड़े आपको लैंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर में चला गया तो वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी को करेगा? ये करेगा एयर पॉल्यूशन को। क्लियर? सी करेक्ट आंसर हो गया। Which of the following energy sources produce no atmospheric pollution? देखो, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज थोड़ा कर सकते हैं। हमें लगा कि यार न्यूक्लियर एनर्जी में भी थोड़ा भी पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन होता है इससे। ठीक है, लेकिन सोलर एनर्जी से, क्योंकि सोलर प्लेट काम क्या करता है? वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो सोलर प्लेट का काम भी आपको पता चला है, क्योंकि काम भी एग्जाम में पूछ देता है। तो जो सोलर एनर्जी होगी ना,
सोलर एनर्जी वो एक ऐसा होगा जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। कोल एनर्जी ये सबसे तो बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोलियम से भी बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटिवली इन सब से कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी बहुत ग्रीन एनर्जी हम बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक क्या प्रोड्यूस होता है जब फॉर्मेशन होता है फोटोकेमिकल स्मोक का? तो देखो कई चीज़ें प्रोड्यूस होती है। देखो इसमें इवन नाइट्रोजन ऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है। देखो फोटोकेमिकल स्मोक आप बोलोगे ना तो इसका मतलब है वो इस मिक्सचर है किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके अलावा और भी कई चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इवन वीपीएससी में पूछेगा तो इसको ई ऑप्शन दे देगा अगर ऑप्शन में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है तो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा फोटोकेमिकल स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट दैट आर फॉर्म्ड, कब बनता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों सनलाइट से रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये तभी होता होगा जब ये गर्मी के महीनों में फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादा बनता होगा। सही बात है ना, क्योंकि इसको सनलाइट चाहिए। और फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड बाय द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ओजोन, तो ये भी याद रख सकते हो। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो बनता है किस किस के रिएक्शन से बनता है, NO2, ओजोन और पेरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के इंपॉर्टेंट प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा सकता है और बीपीएससी में इसका ज़्यादा चांसेस होगा क्योंकि 2 ऑप्शन दे देगा इसमें से। देखो स्मोक जो होगा ना ये थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पे स्मोक यानी धुआं प्लस फॉग यानी थोड़ा पानी वानी वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या मिल जाएगा, इसमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर। देखो यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सिर्फ सल्फर मिलेगा, और भी चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन भी मिलता है, लेकिन ओजोन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन थोड़ी मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन हमने इसको एलिमिनेट किया। और ये सब निकलता कहाँ से, व्हीकुलर एमिशन से, इंडस्ट्रियल एमिशन से, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर फायर होता है, इन सब से ये होता है। सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन इनमें से किससे होता है, मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन इनमें से किससे होता है, हैवी ट्रैफिक। देखो अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक से भी उतना नहीं होता, अगर सीटी वगैरह नहीं बजा रहे, बंद कर रहे गाड़ी, इलेक्शन मीटिंग नहीं, रॉक म्यूजिक नहीं, जेट फ्लाइट से बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जेट फ्लाइट से बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन सब में रिस्पेक्टिव है ऑप्शन। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, जैसे हम लोग अभी नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो 60 डेसिबल का आवाज़ होगा। ट्रक का साउंड होता है 80 to 85, जेट इंजन का होता है 120, लैंडिंग ऑफ जेट प्लेन का होता है 150 डेसिबल, और रॉकेट इंजन का होता है 180। रस्टलिंग ऑफ लिप्स आपस में एक दूसरे पर टकराती रहती है ना, तो 20, विस्परिंग्स में 30, रूम का नॉइज होता है 40। क्लियर। देखो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन द गैस व्हिच पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, को पॉल्यूट करता है वो कौन होता है, ये होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब थोड़ी पॉल्यूशन फैलाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं कहता, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब हम कोल को जलाते हैं और जलाने के बाद अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, मतलब पूरा तरह जला नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे बॉडी का हेमोग्लोबिन होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा अटैच करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तरफ भागता है, लेकिन अगर उसके सामने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए ये इतना खतरनाक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो पॉल्यूटेंट 2 टाइप का होता है, हमें पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कोई डायरेक्ट नेचर में मिलता है, और सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी जब नेचर के साथ रिएक्ट करता है ना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट नेचर के साथ रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाएगा। तो इसमें से चाहे PAN हो, स्मोग हो, ओजोन हो, ये सबके सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, लेकिन प्राइमरी कौन है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड।
आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या कराता है, एसिड रेन करवाता है। तो एसिड रेन आपको पता है, एसिड रेन का एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता है 7 से कम होता है, मतलब 5 के आसपास होता है। चलिए, कंबसन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूट्स द एयर बाय प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग मेटल्स। पेट्रोल को हम जलाते हैं और इनकम्प्लीट कंबसन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। 10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मैंने स्किप किया सब वही क्वेश्चन था। तो इससे एक और चीज़ रिलीज होता है, क्या, मर्क्यूरी की लेड रिलीज होता है। ये इवन हमारे ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज ये सब करवा सकता है। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। देखो इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हें मैंने बता दिया कि एयर पॉल्यूटेंट जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है। देखो नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट, नॉन बायोटिक यानी जिसमें जान नहीं होती है, अंडरग्राउंड वाटर में कौन मिलता है? इसमें से ऑप्शन है बैक्टीरिया, तो ऑब्वियसली बायोटा होता है, एल्गी बायोटा होता है। वायरस भी आपको पता है कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में होता है। जो प्योर नॉन बायोटिक होगा वो क्या है? आर्सेनिक होता है ना, ये अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है। बहुत जगह तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है। आर्सेनिक आपको ज़्यादा जो गंगा के एडजॉइनिंग वाले शहर है ना, वहाँ पे गंगा के किनारे वाले जो शहर हैं वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलता है। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड अगर ऐड करोगे ना तो इससे भी नुकसान होता है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल तो चला जाता है ना एनवायरनमेंट में। और WHO ने बोला कि आर्सेनिक का मात्रा अगर 0.01 मिलीग्राम लीटर से पर लीटर तक है तो ठीक है, उससे ज़्यादा हुआ तो भाई बहुत ज़्यादा खतरा है। वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाई, किससे मेजर होता है? तो ये आप थोड़ा सा अगर नहीं आपको ठीक से इन्फॉर्मेशन हुआ तो आपको दिक्कत लगेगा कि ऑक्सीजन जितना ज़्यादा डिजॉल्व होता है वाटर में उतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। भाई ये कैसे हुआ? एक्चुअली होता क्या है, वाटर में अगर पॉल्यूशन आ गया ना तो बैक्टीरिया क्या करती है, उस पॉल्यूशन को हटाने का कोशिश कर लेती है, और उसको हटाने के चक्कर में ऑक्सीजन यूज करती है। तो जितना ज़्यादा वाटर डिजॉल्व होगा ऑक्सीजन में, इसका मतलब उतना बैक्टीरिया यूज करेगी, और बैक्टीरिया यूज करेगी तो वाटर के मात्रा, ऑक्सीजन के मात्रा को कम करते जाएगी ना। तो जितना कम होता जाएगा ना, पहले ज़्यादा था कम होता गया, इसका कम होगा तो फिर क्योंकि पानी के जीव भी तो वही ऑक्सीजन ही लेने वाले हैं, तो वो सब भी ख़त्म, तो ऑक्सीजन की मात्रा ही ख़त्म हो रही है। तो वाटर पॉल्यूशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन तो ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज बैक्टीरिया वगैरह नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि फर्टिलाइज़र का आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हो। फर्टिलाइज़र यानी खाद का आप बिना मतलब के यूज करते हो, तो इससे सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर, एयर सब कुछ हो सकता है। तो डी क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। पूछ रहा है किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा केमिकल पॉल्यूशन होता है? किस इंडस्ट्री में? जो लेदर इंडस्ट्री होती है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इवन पेपर, रेयन, टेक्सटाइल से भी ज़्यादा। यहाँ पे याद रख सकते हो, लेदर इंडस्ट्री इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। एयर एसिड रेन तो हमें पता है NO2 और SO2, यहाँ पे ऑप्शन है ना, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद इवन आपको पता है कि एसिड रेन में ये दोनों भी मिलते हैं, HNO3 और H2SO4। एक और आपने सुना एक्वा रेगिया, सुना है आपने? एक्वा रेजिया या रेगिया बोलते हैं। ये इवन गोल्ड को भी पिघला देता है। गोल्ड को पिघलाते तो इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें मिलता है HCl और HNO3 मिलता है, यही वाला HNO3 प्लस H3l। ये आई थिंक 3 यूनिट होता है, एक यूनिट ये होता है। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया इवन गोल्ड को भी पिघला देता है। ये समझ में? ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अलग से। एक और एसिड रेन से कर लेते हैं, क्योंकि एसिड रेन से बीच में कई सारा दिया था, सेम ऑप्शन दिया था। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एसिड वेपर रीचिंग द क्लाउड, नहीं। रिएक्शन बिटवीन रेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं।
एक ऑप्शन मुझे काफ़ी रिलायबल लग रहा है कि रिएक्शन बिटवीन क्लाउड एंड सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाकी कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। स्मोक तो है ही, एसिड रेन है ही, NO2 SO2 मिल जाएगा। यूट्रोफिकेशन किससे रिलेटेड है पता है आपको? वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। वाटर में अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की मात्रा या ऐसे चीज़ जिसके आने के बाद वो घटता ही नहीं है, जैसे DDT वगैरह के छिड़काव वगैरह हो गया, तो ये घटेगा ही नहीं, तो इससे पानी में यूट्रोफिकेशन हो जाता है, याद रखना। फ्लाई ऐश इज कॉज्ड बाय ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, थर्मल पावर। देखो थर्मल पावर प्लांट में कोल की ज़रूरत होती है, आपको पता है, और हमारे यहाँ जो कोल मिलता है वो थोड़ा सा क्वालिटी उसका उतना अच्छा नहीं होता है, तो जितना ख़राब क्वालिटी होगा कोल का उतना उसमें ज़्यादा ऐश कंटेंट होगा, राख का कंटेंट होगा। तो अच्छा अगर हम क्वालिटी लेंगे कोल का तो ऐश कंटेंट कम होता जाएगा, लेकिन ख़राब क्वालिटी यूज करेंगे तो उसका ऐश कंटेंट ज़्यादा होता जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होगा। तो अब तो ये किया जाता है कि उस ऐश को कलेक्ट करके लैंडफिल में डाला जाता है या कहीं और डाला जाता है, या इससे ईंट वगैरह भी बनाने लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? एक्चुअली होता क्या है, अगर आप किसी इंडस्ट्री के पास में हो, इंडस्ट्रियल वाला एरिया, यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो आप 4-5 रो पेड़ लगा दो पूरा। इसके बाद क्या होगा, इसका आवाज़ डायरेक्टली आपको नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट वगैरह होके थोड़ा बहुत आएगा, जिससे आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है ये। एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है, भोपाल गैस ट्रेजरी में कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC भी बोलते हैं। ये कब इंसिडेंट हुआ था? दिसंबर 3, 1984। ये किसकी ब्रांच थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की पेस्टिसाइड प्लांट थी भोपाल में। पॉलीथीन बैग, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन थे। पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे मेड ऑफ, किससे बने होते हैं? पॉलीमर से बने होते हैं। किसके पॉलीमर? यहाँ पे देखो, इथाइलिन। इथाइलिन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, तो C2H4 उसी से बना होता है। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसीलिए बैग कभी भी पॉलीथीन बैग डिस्ट्रॉय नहीं होता। और ये तो हमें पता ही है, प्लास्टिक। इसमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लास्टिक तो बिल्कुल बहुत देर, मर्क्यूरी, पॉलीथीन ये वही है। रबर सबसे जल्दी हो जाता है, याद रखिएगा, रबर सबसे जल्दी होता है, मतलब इवन रबर ही बायोडिग्रेडेबल है। मैक्सिमम टाइम टू डीके सबसे ज़्यादा कौन टाइम लेता है? ऑब्वियसली प्लास्टिक बैग, इवन लेदर शू से भी ज़्यादा। Which one of the following is a bio indicator of air pollution? का बायो इंडिकेटर कौन है? सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आप याद रखिए, आपने एल्गी और फंगाई का नाम सुना है, इन दोनों के म्यूचुअलिज्म से बनता है लाइकेन। एल्गी क्या करता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, खाना बनाता है, फंगी को देता है, फंगी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइकेन एक बायो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन। क्यों? ज़्यादातर एक जहाँ पे कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड होगा यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। क्यों? इसको खतरा होता है क्योंकि ये सॉइल से तो कुछ खाना वाना बनाता नहीं, एनवायरनमेंट से बनाएगा, एयर से बनाएगा, और एयर जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे पनपेगा ही नहीं। ये समझिए, लाइकेन इज ए करेक्ट आंसर। और लाइकेन का ही यूज किया जाता है आपको एसिड बेस्ड टेस्ट में। जो ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन का ही बना होता है, याद रखिएगा। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने बताया था, क्या था कि ऑक्सीजन का कितना ज़्यादा डिमांड आ रहा है। क्यों डिमांड आता है ऑक्सीजन का? जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा ना उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वो बायोडिग्रेड करना चाहते हैं पॉल्यूशन को। इसके लिए ये होता कहाँ पे? एक्वेटिक इन्वायरमेंट, पानी में। देखो, इंक्रीज इन बायोलॉजिकल बीओडी ज़्यादा हो, यानी डिमांड ज़्यादा हो, इसका मतलब कहाँ क्या? ऑर्गेनिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बैक्टीरिया उसको बायोडिग्रेड करना चाहती है। ये वाटर बॉडी हैविंग हाई बीओडी
इंडिकेट्स दैट इट्स वाटर इज, क्योंकि देखो BOD होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का डिमांड होता है, ये तब होता है जब वाटर कंटामिनेटेड है। किस चीज़ से कम, ऑर्गेनिक एलिमेंट से कंटामिनेटेड, क्योंकि इनऑर्गेनिक को तो ऐसे ही पिघला नहीं पाएगा। तो अगर वाटर कंटामिनेटेड है इनऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक से, यानी सीवेज वाटर है, सीवेज वाला पानी है, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन को, कि बैक्टीरिया दौड़ेगा इसको बायोडिग्रेड करने के लिए। सेम यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट आ गया यानी न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो गया वाटर बॉडी, हुआ ना, तो ऑक्सीजन डिमांड ऑब्वियसली कमेगा ना, नॉर्मल बात है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जगह के गंगा रिवर में, किस जगह पे सबसे ज़्यादा BOD है? कानपुर और इलाहाबाद, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, फैक्ट्री वगैरह लगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। बायो रेमेडिएशन, रेमेडिएशन का मतलब होता है ठीक करना, कोई चीज़ खराब है, यानी अगर कोई टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है ना इन्वायरमेंट में, उसको एलिमिनेट करना, किसके थ्रू? ऑर्गेनिज्म के थ्रू, यानी बायो के थ्रू एलिमिनेशन, ऐसा नॉन बायो नहीं, यानी बायो एलिमिनेशन करना, बायो रेमेडिएशन करना कि, और तो यानी जो बायो कौन होते हैं, जिसमें जान होता है, यानी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमें टॉक्सिक पॉल्यूटेंट को एलिमिनेट करना। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक? का क्या एडवांटेज होता है? इट इज़ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन एंड इन्हेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस अकर्स इन नेचर। सही बात है, 1 करेक्ट है, तो ये वाला सीधा गलत हुआ। एनी कंटामिनेंट्स विथ हेवी मेटल, कैडमियम, लीड, भाई इस सब का कैसे कर देंगे? सिर्फ मैंने बोला ना ऑर्गेनिक को ज़्यादा करते, हेवी मेटल को कैसे कर देंगे? इतना पावर नहीं होता। तो 2 हमेशा इनकरेक्ट हुआ, तो ये भी गलत। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर हाँ भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आप ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हो जो बायो रेमेडिएशन करे। तो 3 भी करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है। 2 क्यों नहीं होगा? हेवी मेटल को कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा ये? आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में, हमें पता है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है। हाँ, चेरनोबिल एक्सीडेंट जो हुआ था ना, वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, 2 बहुत फेमस है, ये यूक्रेन में अभी न्यूज़ में भी आया था। चेरनोबिल डिजास्टर यूक्रेन में हुआ था 19 में, पूरा शहर ही खाली है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इसमें कौन है? सीवेज है, तो डी करेक्ट हो गया। उसके बाद सबसे टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये कौन सा निकलता है? ये है लेड। ये दिक्कत कर देता है ना, ये याद कर लेना। इससे ऊपर 2 क्वेश्चन था, मैंने हटा दिया क्योंकि वो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, वो भी बहुत पुराना, उस समय के करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। व्हिच वाज द सीजनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंस कोल्ड इन नदर्न इंडिया? ये कब होता है? लानीना के कारण इंटेंस हो जाता है थोड़ा कोल्ड। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट? इसके बायोलॉजिकल डेजर्ट किसके कारण? अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट के कारण। ये दामोदर रिवर है, इसको हम सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं क्योंकि फ्लड हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेजर्ट। बहुत सारी इंडस्ट्री है। बायोलॉजिकल डिजास्टर अगर कहीं पूछा जाए ना, तो है गोमती रिवर। बायोलॉजिकल डिजास्टर का एक बार देख लेना, बायोलॉजिकल डिजास्टर किसको बोलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल डेजर्ट है और एग्ज़ाम में यही कन्फ्यूजन हो जाता है। और सेम क्वेश्चन लग रहा है, चलिए ये वाला देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए एडल्ट्रेंट ऑफ मस्टर्ड सीड? मस्टर्ड सीड में एडल्ट्रेंट के रूप में क्यों, मतलब जो मिलावट नहीं करते हैं, तो मस्टर्ड सीड जैसा कौन दिखता है? ये याद कर सकते हो, मस्टर्ड सीड के साथ एडल्ट्रेंट के रूप में मिलाया जाता है अर्गीमनसी। ये मैक्सिको में उगता है, ये करंट अफेयर्स में रहा होगा ज़रूर। माइक्रोविड्स से हमारे मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 70 का ए होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्लीनिंग ए पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट? पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए किसके वो जाना जाता है? रेन जहाँ पे आएगा ना उसको साफ कर देगा यार। एक वर्ड था SACEP, यहाँ SACEP, इसका बस फुल फॉर्म आप याद रख लेना,
साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, साउथ एशियन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वाले का 2 वीडियो मैंने बताया था ना, एक वीडियो हमारा कवर हो गया। अब जो क्वेश्चन आएगा वो हाई लेवल क्वेश्चन आएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी पीसीएस का एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते तो ये वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है, आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना। पॉल्यूशन से रिलेटेड आपका मेजर पोर्शन कवर हो गया इससे, आपका इससे बाहर पूछने का बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है। नए क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना 9582062485। और ये अभी 2 दिन के लिए बस 500 प्राइसेस में 5 बुक हम कवर कर रहे हैं। अभी इसका प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे हम लोग 5 अक्टूबर के बाद, क्योंकि बहुत हेवी बुक है, इसको कवर करना ऑलमोस्ट बिना हेल्प के या बिना स्किप के इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन हम इसको जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं ताकि आपकी मदद कर सकें, और तो आप भी इसको अवेल करके हमारी मदद कीजिए। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।